हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फिजिकल साइंसेस वीडियो के अंतर्गत। आज हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मोशन, जिसके अंतर्गत हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें आता है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कंपन गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के बारे में बात करने के बाद हम उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम गवाए हम अपना सीधे टॉपिक पर आते हैं। हार्मोनिक मोशन आवर्त गति है। अब आवर्त गति क्या चीज़ है? आवर्त गति सिंपली वो गति होती है जैसे कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है और एक निश्चित समय के पश्चात कहीं से भी घूम फिर कर वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, और यही प्रोसेस वो बार बार एक निश्चित इंटरवल या निश्चित टाइम गैप के बाद बार बार अपने पाथ को रिट्रेस करती है या दोहराती है। तो ऐसी गति को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे सपोज कर लिया कि कोई पार्टिकल है, ये यहाँ से घूमते हुए स्टार्ट किया घूमना, घूमते घूमते एक सर्कुलर पाथ अपनाता हुआ वापस से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इसके घूमने का डायरेक्शन है अलॉन्ग दी सर्कुलर पाथ। अब सपोज कर लिया कि ये अगर 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक का चक्कर लगा के आता है, फिर वापस से यहाँ स्टार्ट करता है, अगेन अपने पाथ को दोहराता हुआ फिर से 1 मिनट में यहाँ पे आता है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करता रहता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? दिस इज़ पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। अब पाथ को जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही हो। सपोज कर लिया कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद फिर से वापस आता है। यहाँ इस पूरे ड्यूरेशन में इसको 10 मिनट का टाइम लगता है। फिर यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ तक आया, ये ओरिजिनल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। ओरिजिनल से यहाँ फाइनल नहीं, ये ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया। ये भी एक प्रकार की आवर्त गति ही है। अब इस आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन के बाद अगर इसमें हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे इसके मोशन को, जैसे कोई पार्टिकल है, ये इसका मीन पोजीशन है। मीन मतलब मध्यमान पोजीशन है, ये मध्यमान स्थिति। अब इस मध्यमान स्थिति के एक बार इधर गया, फिर वापस इधर आता है, फिर इतनी ही दूर इधर गया, फिर वापस इधर आया। तो इसने इस प्रकार से इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर रहा है ये। वंस अगेन इधर गया, फिर आया, इधर गया, फिर आया। तो कुल मिला के ये वाला पार्टिकल जैसे जैसे भी यहाँ से यहाँ गया, फिर इसके बाद इधर से इधर आया, तो ये अपनी मिडिल पोजीशन को इस पूरे प्रोसेस के दौरान 2 बार रिपीट करता है। यानी मीन पोजीशन अकर 2 टाइम्स अपने मीन पोजीशन को दोहराता है। इनफैक्ट एवरी पोजीशंस को ये 2 टाइम दोहराता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंग है। तो जब स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग को आपने यहाँ अटैच है, इसके बाद आपने इसको पुश किया, पुश करने के बाद स्प्रिंग यहाँ तक आया। जब आप स्प्रिंग को पुश करने के बाद छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस से खींचेगी, खींच के यहाँ तक आएगी, इसके बाद इनर्शिया की वजह से थोड़ी और दूर आगे तक भी जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी। कुल मिला के स्प्रिंग जो है ये मीन पोजीशन के इधर उधर यहाँ से यहाँ तक टू एंड फ्रो मोशन करती है। टू एंड फ्रो मतलब एक निश्चित बिंदु के इधर उधर मोशन करती है। अब जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को हमने क्या किया, एक तरफ खींच के छोड़ दिया। पेंडुलम क्या करेगा, फिर से वापस से यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद रुक तो नहीं जाएगा, रुकने के बाद फिर से वापस इधर जाएगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर से वापस यहाँ आएगा। अब जाके इसका एक कंप्लीट चक्कर पूरा हो गया। यहाँ भी अभी भी पेंडुलम नहीं रुकेगा, ये तब तक जाता आता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से इसकी एनर्जी ख़त्म होके न्यूट्रल नहीं हो जाती और ये बीच में आके यहाँ पे अपनी साम्यावस्था में रुक जाता है। तो एक चक्कर इसका कहलाया कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड देन फिफ्थ पोजीशन। 1 1 2 3 4 5, यानी पहला पोजीशन इसका इनिशियल पोजीशन है, फिफ्थ क्या है, फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन तो होगा, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ओके, all oscillatory motions are periodic motion, but not all periodic motions are oscillatory motion. अब
आवर्त गति है, तो आवर्त गति के बारे में हमने बात करी कि एक कंप्लीट चक्कर को बार बार ये एक निश्चित पाथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है एक निश्चित समयांतराल के बाद, तो ऐसी गति को कहते हैं आवर्त गति। और अगर आप निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार अपनी गति दोहराता है तो ऐसी गति को कहते हैं हम वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या हिंदी में कंपन गति। अब जब ये प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमने पहले पार्ट 1 लेक्चर में बात करी थी कि एक कंप्लीट चक्कर में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, तो इसमें भी वो सारे पैरामीटर्स आते हैं, टाइम पीरियड्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंड वेवलेंथ। तो ये भी एक प्रकार का इन सब के मोशन को डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं, जिसके द्वारा हम शॉर्टकट में ही अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अब ये पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करने का, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने का एक इक्वेशन आया है, y = a sin ओमेगा t। साइन वेव से परिचित होंगे आप बच्चे कि साइन वेव एक ऐसा वेव होता है जिसका नेचर कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज साइन वेव। कोसाइन वेव कैसा होता है? कोसाइन वेव का मैक्सिमम पोर्शन ऐसे स्टार्ट होता है और इस तरह से ये आगे जाता है। इन बिटवीन आप कहीं से इसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं देखते हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि आगे जाने वाली वेव जो है वो साइन है या कोसाइन है। तो हार्मोनिक वेव, पीरियोडिक वेव जो भी है, इनको हम कोसाइन या साइन वेव से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन्हीं को हम हार्मोनिक वेव कहते हैं। तो हार्मोनिक मोशन सिंपली क्या होता है? एक ऐसा मोशन है, एक ऐसी वेव है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए एटलीस्ट 1 हार्मोनिक पोर्शन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो आवर्त गति या ऑसिलेटरी मोशन, इन दोनों में ही अगर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस हम और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सभी आवर्त गति SHM हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी SHM आवर्त गति होगा ये ज़रूरी होगा। तो SHM की बात करते हैं, नाम से क्लियर है, सरल आवर्त गति। अब सरल आवर्त गति जो है इसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई भी पिंड SHM करता है तो क्या होता है कि जब वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है, SHM, पहली बात तो SHM हमेशा वाइब्रेटरी मोशन ही होगा। सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक चक्कर कंप्लीट करने में हर पॉइंट को, अपने पाथ के पढ़ने वाले हर पॉइंट को एक ही बार रिट्रेस करता है, 2 बार नहीं। लेकिन SHM ऐसी गति होगी जिसमें एक पूरे कंपन के दौरान पाथ में पढ़ने वाले, मार्ग में पढ़ने वाले हर पॉइंट को, जो पार्टिकल है वो 2 बार ट्रेस करेगा, 2 बार अपने पाथ के हर पोजीशन को दोहराएगा। ठीक है, कैसे दोहराता है इसकी बात करते हैं। जैसे हमने पेंडुलम की बात करी थी, तो पेंडुलम आखिर इसको यहाँ से यहाँ तक खींचने के बाद वापस क्यों आता है? तो यही सरल आवर्त गति के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो इसको डिस्क्राइबिंग करने वाला है। अब ये पार्टिकल या ये बॉब वापस से अपनी पोजीशन पे आता है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त के कारण। आपने न्यूटन गति विषय का नियम पढ़ा होगा, पहला नियम, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी, गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मतलब हमेशा हर पार्टिकल के अंदर ये क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, अपने स्थिति परिवर्तन को रजिस्ट करता है। तो इस रेजिस्टेंस को ही हम इनर्शिया कहते हैं। तो अब जब बॉब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको पकड़ के एक बार छोड़ दिया, फिर वापस से इधर आया, यहाँ आने के बाद भी वस्तु या बॉब जो है वापस से अपनी दूसरी तरफ गया, फिर यहाँ पे आया, रुका नहीं, फिर इधर जा रहा है। तो ये क्या है? ये सब है ड्यू टू इनर्शिया। जिस समय वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाह रही है, जब वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाह रही है। तो यहाँ से जब वस्तु गई
तो इसके गतिमान होने की वजह से जब ये वस्तु इधर से इधर विस्थापित हो रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज कर लिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे x = 0 है और यहाँ से x = a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? आयाम। लास्ट लेक्चर में कहा था कि कोई भी वस्तु अपने आवर्त गति करते समय गति करते समय तरंग गति अपने मिडिल पोजीशन से जितना एक और मैक्सिमम विस्थापित होती है उसे आयाम कहते हैं। तो अब यहाँ की बात करें तो अपने इस पोजीशन से बॉब एक और मैक्सिमम विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो ये दूरी जो हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गया आयाम, जिसका एब्रीविएशन है a। तो आयाम कितना हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसके वापस आने का कारण है इसका इनर्शिया। इनर्शिया के साथ साथ जैसे जैसे वस्तु पे फोर्स लगा के हम इसको इधर खींचते हैं, एक अपोजिट फोर्स भी इसके ऊपर काम करता है जो कि इसको वापस से अपनी पोजीशन पे लाने का प्रयास करता है। इसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? रेस्टोरिंग फोर्स। पहुँच जाती है तो वहाँ से फिर ये क्या करता है, उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिवर्स बैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वस्तु वापस से यहाँ पर आएगी। वंस अगेन आते समय गतिमान अवस्था में है तो यहाँ आके अचानक से रुक नहीं जाएगी बॉब, ये आगे की तरफ जाएगी। यहाँ आके प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है। जैसे इधर से इधर की तरफ आना शुरू करते प्रत्यानयन बल फिर बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते यहाँ आने के बाद जब वस्तु की गति शून्य हो जाता है यहाँ पे, तो वापस से इसको प्रत्यानयन बल इसके मूविंग पोजीशन की तरफ लाने का कोशिश करने लगता है। तो इसलिए प्रत्यानयन बल का काम होता है डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिवर्स बैक करके खींचना। अब ये प्रत्यानयन बल की बात से समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा हम इसको मैक्सिमम विस्थापित करते हैं, ये जैसे जैसे विस्थापन होता है वैसे वैसे इस बल का मान बढ़ता जाता है। मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है इसका? डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं तो प्रत्यानयन बल का डायरेक्शन हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये है विशेषता इसकी, F इज प्रोपोर्शनल टू -x। अब F के सीधा बारे में बात करें तो अगर m मास का पार्टिकल है तो हम इसको m और इस मोशन के दौरान इसमें डेवलप्ड एक्सीलरेशन अगर a है, a क्या है? एक्सीलरेशन, जो कैसे डेवलप हो रहा है? ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉब एक्सीलरेशन डेवलप हुआ। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको हम F = ma हो गया। किससे? F = ma कहाँ से हुआ? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ से F = ma, तो F = ma रख दिया। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया -x। n तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से ये भी सीधा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x के हो गया। तो एक्सेलरेशन जो है वो विस्थापन के अनुपाती है। माइनस साइन क्या डिपेंड करता है कि ये एक्सेलरेशन हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन की फैक्टर ऑफ द SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति। बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ एकदम क्लियर कट नहीं लिखा होता है। अगर कोई भी गति करती हुई वस्तु आवर्त गति करती वस्तु के ऊपर ये इक्वेशन अगर फुलफिल नहीं करेगी तो वो भी वस्तु कभी भी उसकी आवर्त गति कभी SHM या सरल आवर्त गति नहीं होगी। किसी भी आवर्त गति करती हुई वस्तु को SHM कर रही है अथवा नहीं कर रही है, ये फुलफिल करने के लिए ये कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। मीन्स एक्सेलरेशन डेवलप्ड ऑन एनी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चों को समझाना चाहें अच्छे से तो हम कह सकते हैं कि जो SHM है उसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन हमेशा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत होगा। ठीक है, अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें
इसको इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा जाता है, वेयर ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग। तो ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, वेयर एन इज frequency, n is frequency, 2 and pi are the constant. This is equal to 2 pi by t. T is time period. T is time period. Okay, we can find the time period of the SHM executing particle. So for the time period we put omega's value in the form of t. Here in this equation we find that a is equal to minus 2 pi by t, 2 pi square upon t square into x. X is the displacement. From here we find t is equal to 2 pi under root x upon a, means आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण। यह नेगेटिव साइन इज skipped because this indicates only the direction of the acceleration. There is no significance of the negative sign if we talk about time period. That's why the negative sign is skipped here. आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।